नमस्कार, मैं रवि प्रशांत और आप देख रहे हैं रोहतास पत्रिका। आज हमारे साथ एक ऐसे शख्सियत जुड़ने जा रहे हैं जिनकी हाल में ही किताब आई थी, क्या दुनिया के 90% लोग बिहारी हैं। इस किताब के लेखक हैं अविनाश शर्मा जी, और अविनाश शर्मा जी से आज जानेंगे इस किताब के बारे में और इस महामारी के बारे में कि इनकी जीवन कैसे कटा। तो सर, रोहतास पत्रिका में आपका स्वागत है। मेरा पहला आपसे सवाल है कि आपने जो ये किताब लिखा है, क्या दुनिया के 90% लोग बिहारी हैं। आप कैसे दावा कर सकते हैं कि दुनिया के 90% लोग बिहारी हैं? बिल्कुल, मेरे को भी जब मैंने पुस्तक 2009 में मैंने कुछ इस पुस्तक से रिलेटेड आर्टिकल्स को पढ़ना का शुरुआत किया, तो मेरे को भी ये स्टार्टिंग में लगा कि हाउ इट्स पॉसिबल, बट जब जैसे जैसे मैंने तथ्यों को जोड़ना शुरू किया तो ये सारी की सारी कड़ियाँ जुड़ती चली गई और बाद में मेरे को इस बात पर 100% में कंफर्म हो गया कि नो, इट्स 100% फैक्ट कि दुनिया के 90% जो भी सभ्य लोग हैं, जो आज भी जंगलों में रह रहे हैं, आदिवासी रह रहे हैं, दे आर द वहाँ के नेटिव लोग हैं, बट जितने भी पढ़े लिखे कल्चरल, सामाजिक, धार्मिक तौर पर एजुकेटेड लोग हैं, वो बिहार से ही है, क्योंकि उनकी कोई न कोई संस्कृति, कला, कल्चर, धर्म बिहार के कला, संस्कृति और धर्म से जुड़ी हुई है। चाहे आप गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र चले जाएं, चाहे अमेरिकन कंट्री में चले जाएं, अमेरिका, यूरोपियन कंट्री में, तो वहाँ की भी जो बेसिक चीज़ें हैं, अमेरिका, यूरोप में तब नया धर्म आ गया, क्रिश्चियन धर्म आ गया, मुस्लिम धर्म आ गया, क्योंकि इतने सब नए धर्म हैं। उससे पहले तो हमारा हिंदुत्व ही था, सब वैदिक धर्म को ही पालन करने वाले थे। जो भी पुरातात्विक खुदाइयाँ हुई है वर्ल्ड में, तो उसकी जो भी बेसिक चीज़ें हमने देखा है, तो दुनिया की सारी भाषाओं का जो मूल भाषा है वो संस्कृत है, सारी भाषाओं की जननी संस्कृत है। तो इस तरह से जो चीज़ें आई, तो मेरे को ये चीज़ प्रूफ हो गया कि नो, इट्स रियलिटी कि दुनिया के 90% लोग यहीं पर बिहार से ही गए हैं। कोई आज से 5 साल पहले निकला है, कोई 50 साल पहले निकला है, कोई 500 साल पहले निकला है, लेकिन मूल ओरिजिन उसका बिहार ही है। मैंने जब थोड़ा बहुत किताब के बारे में पढ़ा तो इसमें एक चीज़ मैंने लिखा और काफ़ी आश्चर्यचकित करने वाला था कि मोहनजोदड़ो की जो संस्कृति है वो एक झूठी संस्कृति है। आप कैसे ये कह रहे हैं? एग्जैक्टली, ये मेरी पुस्तक लिखने के बीच में एक बहुत बड़ा मेरे को टर्निंग पॉइंट था। जब आप देखे होंगे कि हिंदुस्तान का इतिहास जब शुरू होता है, जो भी 10th 12th क्लास की जो इतिहास पढ़ाई जाती है, तो उसकी शुरुआत मगध साम्राज्य से ही होता है, जो राज्यों का शासनकाल है, शासकों का जो वर्णन है। लेकिन उससे पहले उसमें एक नया चैप्टर जोड़ दिया गया, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की सभ्यता। ये सिर्फ बिहारियों को साथ पक्षपात किया गया। बिहारियों के इतिहास को डाइवर्ट करने के लिए इन्होंने हड़प्पा, मोहनजोदड़ो की सभ्यता को उसमें जोड़ दिया, क्योंकि अगर वो भारतवर्ष का इतिहास मगध साम्राज्य से शुरू करते तो उसमें यही आता कि पाटलिपुत्रा ही पूरे विश्व की राजधानी थी और सारे शासक, सारे सम्राट पाटलिपुत्रा में ही बैठते थे, और यहीं पर मानव सभ्यता की शुरुआत, आर्य सभ्यता की शुरुआत हुई और पूरी दुनिया पर शासन किया। तो एक्चुअली हमारे देश का आज भी जो इतिहास पढ़ाया जा रहा है, मैं आपको एक फैक्ट बता दे रहा हूँ, आपकी पत्रिका के माध्यम से मैं लोगों को बता ये चीज़ मैं एक्सपोज कर रहा हूँ। हालांकि बहुत सारी चीज़ें एक्सपोज हो चुकी हैं ऑलरेडी, कि आज हम जो भी इतिहास पढ़ रहे हैं अपने सिलेबस में, एकेडमिक में, वो 90% इतिहास डाइवर्टेड है और उसमें से 60% तो झूठा पढ़ाया जा रहा है। हमको केवल ऐसी चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं कि जो हमारे वैदिक संस्कृति को, भारतीय संस्कृति की वैल्यू को डाउन दिखाने वाली चीज़ें हैं, लो दिखाते हैं। बाकी हमारा असली इतिहास पढ़ाया ही नहीं जा रहा है। तो ये बुक, और खासकर बिहार के इतिहास के साथ तो और बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ हुआ है, क्योंकि बिहार के इतिहास में मुश्किल से 10% उत्खनन हुए हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे के थ्रू मुश्किल से 10% सर्वे हुआ है। 90% तो अभी पता ही नहीं कि अभी कितनी सारी चीज़ें दबी छुपी पड़ी हैं। तो हम केवल 10% के, जिस दिन ये 90% अपना उत्खनन हो जाएंगे, पुरातात्विक अभिलेख आ जाएंगे, पुरातात्विक साक्ष्य आ जाएंगे, तो मेरी बुक में लिखी हुई एक एक बात पूरी दुनिया को मानना पड़ेगा।
तो मैंने थोड़ा बहुत आपके बारे में यानी अविनाश शर्मा के बारे में खंगाला, तो मुझे मालूम चला कि आप गुजरात में व्यवसाय भी करते हैं। बढ़िया। तो किस प्रकार का वहाँ पे आप व्यवसाय करते हैं? एक्चुअली मेरा वहाँ केमिकल मैन्युफैक्चरिंग का यूनिट है, जो कि पावर प्लांट एनटीपीसी वगैरह जो पावर प्लांट्स वगैरह होते हैं उसमें वो केमिकल लगता है। तो पहले कुछ दिन तो मैं जॉब किया, 4-5 साल तक, 5-6 साल जॉब करने के बाद मैंने अपना खुद का ये मैंने केमिकल कंपनी स्टार्ट किया, मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट किया और आज वेल स्टेब्लिश्ड हूँ। तो आप मूल रूप से बिहारी हैं, रोहतास के रहने वाले हैं। और बिहारी को एक बिहार के लोग जो जाकर गुजरात में मजदूरी करते हैं, और आप एक बिहारी होकर गुजरात चले गए और वहाँ पे इतना बड़ा व्यवसाय किया, तो इसकी मुश्किल कितनी है, चुनौतियाँ कितनी हैं? अगर आपको सही बताऊँ ना, तो गुजरात में बिजनेस करना आई थिंक वर्ल्ड में सबसे इजीएस्ट वर्क है। वहाँ पर बिजनेस करना, वहाँ किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है। कोई करोड़ों का बिल्डिंग बना के रख दे, करोड़ों की फैक्ट्री बना दे, किसी को कोई मतलब नहीं है कि भाई आप इतना ग्रोथ कर रहे हैं, इतना एजेंसी नाम की कोई चीज़ नहीं है। आप यहाँ पर केवल गुजरात को छोड़ करके हिंदुस्तान के हर स्टेट में मैंने ऑब्जर्व किया, क्योंकि मैं तो एक तो ये किताब का सर्वे मेरे को स्टडी करना था, और दूसरा मैंने अपने बिजनेस के लिए भी बिजनेस टूर भी बहुत किया है ऑल ओवर इंडिया का। मैंने पूरे हिंदुस्तान में एक चीज़ ऑब्जर्व किया है कि गुजरात को छोड़ करके हिंदुस्तान के हर स्टेट में यूनियनबाजी बहुत ज़्यादा है, हर इंडस्ट्री के साथ नेतागिरी बहुत ज़्यादा है, और जहाँ पर यूनियनबाजी हो जाएगी वहाँ पर इंडस्ट्री कभी नहीं चल सकती, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। क्योंकि यूनियनबाजी में वो जो है ना नेतागिरी होती है, इसकी सरकार गई तो दूसरे की सरकार आएगी तो अपनी वो थोप देगा, अपनी यूनियन थोपेगा, अपनी मनमर्जी करेगा, ये सब करेगा। और बिहार में इंडस्ट्री नहीं लगने का वन ऑफ द मेन रीज़न यही है, क्योंकि यहाँ पर अब आप सोचिए, डालमिया नगर फैक्ट्री हिंदुस्तान का एक जमाने का सबसे बड़ा फैक्ट्री था। पेपर मिल, चीनी मिल, डालडा फैक्ट्री और बहुत सारी इंडस्ट्री थी वहाँ पर। उस जमाने में लोग बताते हैं कि 1985 के आसपास 10,000 स्टाफ वर्कर काम करते थे वहाँ पर। उस जमाने में 10,000 काम करना मतलब आज डेट में 1 लाख लोग हो जाते थे आज तक, और उस हिसाब से एक्सपेंशन हुआ होता था 30 साल में। तो वो केवल खत्म हुआ नेतागिरी के चक्कर में। आज वही डालमिया नगर फैक्ट्री वाले जो हरिकृष्ण डालमिया थे, रामकृष्ण डालमिया, आज उनकी पूरे हिंदुस्तान में 16 शुगर फैक्ट्रियाँ हैं। 16 शुगर फैक्ट्रियाँ उन्होंने डाली है केवल ये रोहतास इंडस्ट्री के पैसों के बल पे, क्योंकि इन्हीं पैसों का उन्होंने वहाँ पर यूज किया। लेकिन यहाँ के लोगों ने उनको सपोर्ट नहीं किया, नेताओं ने नेतागिरी किया, उनका पूरा बिजनेस चौपट कर दिया। और उनका क्या चौपट किया? बिजनेसमैन कभी चौपट नहीं होता। बिजनेसमैन यहाँ नहीं करेगा, कहीं दूसरे स्टेट में जाएगा। लॉस किसका होता है? वहाँ के लोकल लोगों का, जिनको उससे रोजगार मिलता है, लोगों के काम धंधे शुरू होते हैं। तो ये लोकल लोगों के पेट पर लात मारा है जो भी पॉलिटिशियनों ने ये डालमिया नगर फैक्ट्री को बर्बाद किया। तो ये बेसिक चीज़ है। मेरा ये एक और सवाल है, जैसे कि आप तो वहाँ के लोगों को भी रोजगार दे रहे हैं गुजरात में। गुजरात के आपके फैक्ट्री में बिहारी भी काम करते होंगे, गुजराती भी काम करते होंगे। जिस तरह से माहौल बना है, जितने सारे प्रवासी मजदूर आ रहे हैं, मैं प्रवासी मजदूर नहीं कहूँगा कि ये सारे अपने ही लोग हैं, तो क्या अविनाश शर्मा बिहार में उन लोगों के लिए रोजगार देने का कुछ नया सोच रहे हैं कि अपने भाइयों को रोजगार दे बिहार में? बिल्कुल। इधर देखिए, एक तो मैं एक दिन मेरी सुशील मोदी जी से भी बात हुआ था इस मैटर पे, तो अभी मैंने कुछ डिस्कस किया था। दूसरा है कि इनके मुंबई में 2 इन्वेस्टमेंट ऑफिसर बैठा रखे हैं बिहार सरकार ने, IAS ऑफिसर हैं दोनों, और बड़े अच्छे इंटेलिजेंट लोग हैं। उनका काम ही है कि लोगों को वहाँ पर इंडस्ट्रियलिस्टों से बात करके और बिहार में इन्वेस्टमेंट करवाया जाए, वो उनका वही ड्यूटी है। और करीब जब से हैं ये बिहार सरकार, करीब 12-15 साल से वो लोग वहाँ पर ड्यूटी कर रहे हैं। लेकिन मेरे को नहीं लगता है कि वहाँ पर कोई इनको एक पॉजिटिव रिजल्ट, अच्छा रिजल्ट मिला है। हो सकता है 2-4-10-20 इंडस्ट्री आई होंगी छोटी छोटी, लेकिन एक चीज़ मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि बिहार में इंडस्ट्री लगाने के लिए कोई टाटा, बिरला, अंबानी, डालमिया नहीं आने वाला, क्योंकि बिहार में पूरा का पूरा एग्रीकल्चरल लैंड है, और यहाँ की ज़मीनें इतनी महंगी है कि जितनी एकड़ ज़मीन वो यहाँ पर खरीदेगा, 1 एकड़ खरीदेगा जितने पैसे में, उससे कम से कम 50 गुना ज़्यादा या 20 गुना ज़्यादा बोलिए,
जमीनें वो महाराष्ट्र और गुजरात में खरीदेगा, क्योंकि वहाँ की बंजर जमीनें हैं और कुछ नहीं उपजता, ना तो पानी की सुविधा है ना कुछ सुविधा है, तो वो ज़मीनें उसको ज़्यादा सस्ते रेट पे मिल जाएगी। और बिजनेसमैन केवल मुनाफे कमाने के लिए बिजनेस लगाते हैं, उसको बिहार के बेरोजगारी और बिहार की भुखमरी से कोई लेना देना नहीं है। मेरी आखिरी सवाल है, एक लेखक, एक व्यवसायी का जीवन कैसा रहा इस कोरोना काल में? फिलहाल अभी चल ही रहा है, कैसा रहा आपका जीवन अभी अब तक 2.5 महीनों में? आपने कैसा मतलब अपनी लाइफ को देखा, जिया? हमारी लाइफ तो सदाबहार लाइफ है। मेरी धर्म पत्नी है बैठी हुई है सुना, तो हम लोग की लाइफ तो सदाबहार लाइफ रही है। वो कोरोना हो, कोरोना प्री कोरोना हो या पोस्ट कोरोना हो या करेंट कोरोना टाइम पीरियड हो, वी आर एंजॉइंग अवर लाइफ विदाउट एनी एजुकेशन। हम लोग मुंबई से भी निकले तो हम लोग कोरोना के डर से मुंबई से नहीं निकले, घर में एक शुभ समाचार आया उसलिए हम लोग वहाँ से निकले कि चलो घर पे सेलिब्रेट करते हैं, अदरवाइज हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, लाइफ काफ़ी कुछ चेंज हुआ है। लोगों का जो लाइफ स्टाइल, लापरवाही वाला लाइफ स्टाइल था पहले कि कहीं भी बैठ जाओ, कुछ भी खा लो, किसी के साथ भी गपशप मार लो, तो वो सारी चीज़ें अभी लाइफ स्टाइल चेंज होने वाली होगा। क्योंकि अब ये जो कोरोना है, इंसान को अब कोरोना के साथ ही जीना पड़ेगा, क्योंकि जब तक इसका वैक्सीन नहीं आएगा, और वैक्सीन अभी टाइम लगेगा आने में, तो जब तक वैक्सीन नहीं आएगा, वैक्सीनेशन नहीं हो जाएगा घर घर तक, तब तक कोरोना के साथ जीने की आदत डालनी पड़ेगी। तो ये ऐसे ही चलने वाला, अपने को बचना है, सेफ्टी रखना है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, रोहतास पत्रिका से बात करने के लिए। धन्यवाद आपका भी। अनीता इलेक्ट्रॉनिक्स, यहाँ पर आपको सर्विस वायर, फ्लेक्सिबल वायर, कॉपर एवं सभी प्रकार के एलईडी एवं एलईडी बल्ब थोक और खुदरा में मिलते हैं। साथ ही यहाँ पर आप अपने वीडियोग्राफी के लिए भी संपर्क कर सकते हैं। प्रोपराइटर राकेश झा।